नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात पुष्कर धामी सरकार की। तो आज मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट सकते हैं। बताया जा रहा है कि संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन हो चुका है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीनियर मंत्रियों को अहम विभाग मिल सकते हैं। सोमवार को सीएम ने भी संगठन के साथ इसे लेकर चर्चा की थी। तो अब सबको खुश करने की कवायद चल रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो में इजाफा हो सकता है। यानी बताया जा रहा है कि संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन हो चुका है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीनियर मंत्रियों को अहम विभाग मिल सकता है। सोमवार को सीएम ने भी संगठन के साथ इसे लेकर चर्चा की थी और आज पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ने की बात हो रही है। संगठन और सरकार की तरफ से मंथन हो चुका है। सीनियर मंत्रियों को खुश करने की कोशिश है और इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें अहम विभाग दिया जा सकता है। सीएम भी संगठन के साथ कर चुके हैं इसको लेकर डिस्कस और आज किसको क्या मिलता है देखने वाली बात होगी। सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है, यानी जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई है धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो सीनियर जो नेता है उनको कहीं ना कहीं इस पोर्टफोलियो में खुश करने की कोशिश होगी। तो किसको क्या मिल सकता है इस पोर्टफोलियो में? देखिए नीलू, पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कल ही मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से खुद आपने भी अभी बताया कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि किस तरह से सीनियर मिनिस्टर को एडजस्ट किया जाए। तो ये फॉर्मूला अपनाया गया है कि जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, हैवीवेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मुख्यमंत्री जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको दे दिया जाए। तो कल इस बात को लेकर दिन भर मंथन चलता रहा। खुद मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे, उनके साथ संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक तीनों के बीच डिस्कस हुआ इस बात को लेके कि क्या कुछ पोर्टफोलियो का वितरण हो। तो जो जानकारी हमारे पास है, जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि पोर्टफोलियो पे फाइनल मुहर एक तरह से लग चुकी है प्रदेश संगठन की ओर से, सरकार की ओर से, कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूँ या PWD की बात की जाए या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए, होम की बात की जाए, वो अभी तक मुख्यमंत्री के पास रहे हैं। और जिस तरह से लगातार एक बात चलती रही है कि सीनियर मिनिस्टर्स धामी कैबिनेट में मौजूद हैं, धामी के पास अनुभव भी कम है, समय भी कम है, इसीलिए ये कयास शुरू से लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है अपने पास जो विभागों का जो बोझ है उसको कम कर सकते हैं और जो सीनियर मिनिस्टर की जो नाराज़गी थी, विधायकों की जो नाराज़गी थी, उसको भी इस फॉर्मूले से कम किया जा सकता है कि उनको हैवीवेट विभाग उनको बांट दिया जाए। तो आज संभावना है कि आज पोर्टफोलियो का वितरण हो जाएगा। पूरी लिस्ट को दिल्ली भेजा गया है। जैसी दिल्ली से इस पर मुहर लगती है तो आज दोपहर तक या शाम तक विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। बिल्कुल सुनील, ठीक है। ऐसे में तो ये है कि कहीं ना कहीं जो नाराज मंत्री हैं उनको खुश करने की कोशिश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखी थी धामी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। ऐसे में क्या इसके बाद भी खुश दिखाई देंगे? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, पुष्कर धामी भले ही जूनियर हों लेकिन सांगठनिक कौशल के माहिर हैं। बीजेपी की जो यूथ विंग है भाजयू में वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ABVP के दौरान भी वो संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो उनको सांगठनिक कौशल का अच्छा उनको जानकारी, और ये इसका हमने भी देखा कि लगातार उसके बाद से वो हर मंत्री के घर जाकर, प्रदेश अध्यक्ष के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल भी जो मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनको मुख्यमंत्री ने डिनर पर आमंत्रित किया था। इसे डिनर डिप्लोमेसी भी कहा गया, क्योंकि हरक सिंह रावत भी इस बात को लेकर नाराज़ थे कि वो बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और संगठन में, सरकार में उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है जितना उनके पास अनुभव है या जितना वो जानते हैं। तो इसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं कि एक एक करके सभी मिनिस्टर से वो मुलाकात कर रहे हैं ताकि किसी तरह की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। बिल्कुल, तो बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है ताकि नाराजगी भी दूर हो जाए और जो सीनियर मंत्री हैं उनको एक स्थान भी मिले जिससे कि तमाम नाराजगी दूर होती दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और SS संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। संधू ने देहरादून पहुंचकर सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात भी की। वो आज अपना चार्ज संभालेंगे। संधू की बात की जाए तो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। SS संधू को कल केंद्र से रिलीव किया गया था। SS संधू अभी तक केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका डेप्यूटेशन इसी महीने की 21 तारीख को खत्म हो रहा है। तकनीकी तौर पर उनके साथ उनको अपने होम कैडर में ज्वाइन करना है। संधू फिलहाल नेशनल
हाईवे अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे। पिछले साल दिसंबर में उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। वहीं आईएएस आनंद वर्धन को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि वर्धन अपर मुख्य सचिव सीएम बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी वर्धन सचिव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल आनंद वर्धन प्रमुख सचिव वन के पद पर कार्यरत हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोविड के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। और युवा मुख्यमंत्री और युवाओं को रोजगार के फॉर्मूले पर चलाने वाले उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2022 को साथ में जुट गई है। सीएम पुष्कर धामी द्वारा विभागों के खाली पड़े 22,000 पदों को भरने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पुष्कर धामी उत्तराखंड में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। धामी बीजेपी यूथ विंग के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवाओं से उनका नजदीकी नाता मौजूदा परिस्थिति में संगठन और सरकार के लिए संजीवनी हो सकता है। शपथ लेने के बाद ही हुई कैबिनेट में सरकारी नौकरी के पदों को भरने के फैसले से ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रूप से जब युवाओं को नेतृत्व मिल जाता है तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण उसका बनता है और मैं कह सकता हूं कि युवा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा जो है काम करेगा। बीजेपी संगठन में अब युवाओं की धमक देखने को मिले तो इसमें कोई 2 राय नहीं होगी। धामी के मुख्यमंत्री बनने से पार्टी यूथ विंग से लेकर बेरोजगार युवाओं में उत्साह बना हुआ है। और आप देखिए शपथ ग्रहण के मात्र 3 घंटे के अंदर ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बैटिंग शुरू कर दी है, एक्शन मोड पे हैं और उन्होंने कहा भी है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। पूरे प्रदेश में एक जोश है, उमंग है युवाओं में और इसकी वानगी आपने कल 2-3 दिन में देखी ली। उत्तराखंड में 78 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें से 57% के आसपास युवा वोटर्स हैं। ऐसे में युवाओं पर सियासी दलों का फोकस करना ज्यादा फायदेमंद सौदा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। अब आपकी नजर फौजी वोटर्स से लेकर युवाओं पर है, जिसके लिए रिटायर्ड कर्नल कोठियाल मैदान में है। वहीं युवाओं के लिए सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। बीजेपी में चेहरा बदला तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। एक तरफ उसकी नजर फौजी और उनके परिवारों पर है, जिसके लिए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो युवाओं को साधने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हो चुकी है। एक्स सर्विसमैन जो कई बार बोलते हैं कि एकदम से नई पार्टी की तरफ नहीं जाते, वो तो पूरे ग्रुप के ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ में। एक एग्जांपल दूंगा, एक पलटन है 16 गढ़वाल राइफल। अभी 4 महीने पहले उनके 18 एक ही आपस में जो सीनियरिटी के हैं 18 नायक हवलदार रैंक पे एक साथ आए और वो आकर के मेरे को बोलते हैं सर हम 18 के 18 एक साथ वो करेंगे। मैं हर विधानसभा में जा रहा हूं और सोशल मीडिया ट्रेनिंग और साथ ही साथ बूथ प्रबंधन, ये 2 विषय हैं जिस पे कि मैं लोगों से बात कर रहा हूं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संगठन है और जिस तरीके से बूथ पे काम करते हैं, अगर उसकी कोई काट है तो केवल ये 2 अस्त्र हैं, सोशल मीडिया और साथ ही साथ बूथ मैनेजमेंट। वहीं बीजेपी के 8 साल तक सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रहे कर्नल सीएम नौटियाल कहते हैं कि फौजियों को अपने वोट बैंक में जोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फौजी सिद्धांतों पर बीजेपी से जुड़ा है। एक संगठनात्मक रूप से सबको जोड़ा है, सैद्धांतिक रूप से जोड़ा है। जो भी फौजी भाजपा से जुड़ा है वो सिद्धांतों से जुड़ा है, आत्मिक बंधनों से जुड़ा है, आत्मिक रिश्ते से जुड़ा है। इस वास्ते उन रिश्तों को तोड़ना, चाहे कोठियाल हो या कोई और किसी भी तरह का, चाहे वो खुद केजरीवाल हों, इस प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम होगा। चुनावी मौसम में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रणनीति को हाईजैक करने का फैसला किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं
कि दूसरे की रणनीति अपनाने से सफलता मिल ही जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और सरकार ने शोर थमते ही बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब अपने गिरबान में झांके, जो हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी नेता प्रतिपक्ष पर एक राय नहीं बना पा रही है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर 3 दिनों तक जो सस्पेंस बना रहा, उस पर कांग्रेस ने हमला बोलने में कोई चूक नहीं की। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर अस्थिरता का आरोप लगाया, लेकिन अब सियासी गाड़ी पटरी पर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि 2 हफ्ते बाद भी 10 विधायकों में जो कांग्रेस एक राय नहीं बना पा रही हो, उसे बीजेपी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। 57 विधायकों के बाद हमने 3 दिन में सारा काम किया है। शपथ भी हो गई है, नए नेता का भी चुनाव हो गया है, ठीक हो गया, कैबिनेट भी बन गई है। लेकिन कांग्रेस में कितनी बड़ी गुटबाजी है कि अभी लगभग 15 दिन हो गए, 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए, और 10 उनके टोटल विधायक हैं, और 10 विधायकों में अपना नेता का चयन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार से अभी तक 11 सदस्य होने के साथ में अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन ना हो पाना, प्रदेश अध्यक्ष के लिए असमंजस की स्थिति होना, विगत कई समय से जो है वो दिल्ली पर बैठे रहना, उसके बाद में भी निर्णय न होना, बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि उनके यहाँ नेतृत्वहीनता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव का मामला अचानक सामने आया है, फिर भी कांग्रेस एक परमानेंट नेता प्रतिपक्ष देगी, उसे मुख्यमंत्री की तरह बदला नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन तब करना पड़ रहा है जब दुर्भाग्य से हमारी नेता प्रतिपक्ष का देहांत हो गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तीसरा या चौथा नेता प्रतिपक्ष नहीं बदलेगी आपकी तरह। हम निर्णय लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष देंगे जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगा। बीजेपी में मची उठापटक तो अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी अभी भी ट्रैक पर नहीं है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं हो सका है और सीनियर लीडर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और खटीमा विधानसभा के विधायक पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके क्षेत्र में असर भी दिखने लगा। खटीमा मुख्य चौराहे से अमाऊ तक हाईवे में 2 महीने से रुका हुआ डामरीकरण का काम भी शुरू हो गया। 7 करोड़ की लागत से हाईवे के किनारे 1 किलोमीटर तक रुके सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने से स्थानीय लोग भी सीएम के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि अब तक लापरवाही करते आ रहे कार्यदायी संस्था के अधिकारी देरी की वजह कोविड बता रहे हैं। से हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने, ये उसका असर दूसरे दिन दिखाई देने लगा, विकास होने लग गया है। ये 2-3 महीने पहले जो रोड बन जानी चाहिए थी वो अब जाकर के आज शुरू हुई है और हम बहुत खुश हैं। टोटल जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग जल संस्थान और इलेक्ट्रिक जो शिफ्टिंग हुई है हमारी, वो 777 लाख की है। और जो ये देरी की वजह वो थोड़ा बीच में हमारा कोरोना काल का रहा, जिस कारण, और यहाँ पे पेड़ वगैरह थे और जिस कारण उसको हटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा। और खबर रुद्रपुर से लेते हैं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 युवक जब शहर के प्रमुख गाबा चौक के पास से जा रहे थे, तभी उनके पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो युवकों को घसीटते हुए काफी दूर तक लेकर गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कुचले गए दोनों युवक बरेली और रामपुर जिले के हैं। दोनों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ट्रक का ड्राइवर भी बरेली का है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और टेहरी के चंबा में बिना कोरोना टेस्ट के एक शख्स को रैपिड एंटीजन सैंपल को मैसेज भेजा गया है, जिस पर डीएम का कहना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं, इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। चंबा में कोरोना सैंपलिंग का काम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि जिस शख्स का नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट किया गया वो भीड़ होने के चलते बिना सैंपलिंग के ही चला गया, जिसके चलते उसका डाटा तो चढ़ गया लेकिन सैंपलिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसे रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन का मैसेज चला गया। का नंबर नोट किया गया, नाम वगैरह सारे नोट होकर के फीड हो गए थे और ये लोग वहाँ से निकल गए। तो उसमें से तो इस वजह से उनका सैंपल रह गया और वो एक मानवीय भूल हुई कि उसमें चूंकि उनके नाम नोट थे तो चूंकि बहुत से लोगों की टेस्टिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो वो चढ़ गया कि वो नेगेटिव है। तो इसमें फर्जीवाड़े की बात जो भी कह रहे हैं वो बहुत ही गलत कह रहे हैं। और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने और नशे के खिलाफ टिहरी में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है और जिसके लिए एंट्री पॉइंट पर बिना चेकिंग के वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिले के सभी 13 चेक पोस्ट पर पुलिस टीम द्वारा आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि जिले के सभी चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा 24 घंटे ड्यूटी की जा रही है। बैरियर नहीं है तब भी हमने 13 जगह पे 24 घंटे ड्यूटी लगा रखी है ताकि कोई अनधिकृत प्रवेश हमारे ज़िले में ना होने पाए। और इस क्रम में कई अभियोग लगातार इसमें आपदा प्रबंधन, महामारी अभियोग हमारे लगातार पंजीकृत किए जा रहे हैं। आईपीसी के अंतर्गत भी इसमें लगातार अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं और शराब और ड्रग्स के विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार जारी है। और हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजनीति भी शुरू हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने स्थानीय बीजेपी विधायक पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। डीएम से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। राव अफाक अली ने कहा कि सलेमपुर ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। विधायक के इशारे पर बीएलओ द्वारा कई मूल वोटरों के नाम हटाकर बाहर से आए लोगों के नाम जोड़े गए हैं। तो ये तमाम खबरों के साथ